दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बताएं आपको मेरा कहानी कैसा लग रहा है। धन्यवाद। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। इतने बड़े मैंशन में हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन फिर भी घर के अंदर एक अजीब सी वीरानी महसूस होती थी। कभी इसी घर में हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, बच्चों की शरारतें होती थीं और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन अब, जैसे इस घर की खुशियां भी कहीं खो गई थीं। अपने कमरे में आशुतोष जी अकेले बैठे थे। उनके हाथ में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। वह एक एक तस्वीर को देखते और फिर गहरी सांस लेकर उसे नीचे रख देते। उनकी नजर अचानक एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर में उनका पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। आशुतोष जी की आंखें नम हो गईं। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दादाजी, आवाज सुनते ही आशुतोष जी ने तस्वीर जल्दी से नीचे रख दी। वानी अंदर आए और बिना कुछ पूछे उनके पास आकर बैठ गई। उसने उनके चेहरे को गौर से देखा। क्या हुआ दादाजी? आशुतोष जी ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ बेटा। वानी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे देखकर भी झूठ बोल रहे हैं। आशुतोष जी ने अपनी ऐनक उठाए और आंखों पर लगाते हुए कहा, क्या हो सकता है मुझे? फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उनकी आवाज में दर्द उतर आया। पता नहीं शिवाय को क्या हो गया है। वानी चुपचाप उनकी बात सुनने लगी। आशुतोष जी बोले, जिसका पूरा बचपन शिवाय के साथ बीता, जिसने उसके साथ अपनी पूरी जवानी देखी, आज वही लड़का सबसे अलग होकर बैठा है। उन्होंने गहरी सांस ली। पहले तो घर में कोई बात होती थी तो शिवाय सबसे पहले अपने भाई बहनों के साथ बैठता था। अब देखो, अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। वानी ने धीरे से पूछा, दादाजी, लेकिन आशुतोष जी की आंखों में अब पुरानी यादों का दर्द था। और वो काशू बेटी। वानी का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। आशुतोष जी ने दुखी होकर कहा, 2 साल हो गए हैं बेटा, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। उन्होंने अपनी नजर सामने लगी तस्वीरों पर डाल दी। हमारे घर को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। उनकी आवाज भर्रा गई। जब से मेरे बेटे, बहुएं और परी हमें छोड़कर गए हैं ना, ऐसा लगता है जैसे ये घर। वह कुछ पल रुक गए। घर ही नहीं रहा। वानी की आंखें भी नम हो गईं। वह धीरे से उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। आशुतोष जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने सोचा था, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सोचा था शिवाय की शादी कर दूंगा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान दर्द में बदल गई। काशवी को बहू बनाकर इस घर में ले आऊंगा तो शायद घर में फिर से वही रौनक लौट आएगी। वानी ने धीरे से कहा, लेकिन दोनों आपस में झगड़ कर बैठे हैं। आशुतोष जी ने उसकी बात पूरी कर दी। और अब दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। उन्होंने बेबसी से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? वानी ने कुछ पल उन्हें देखा। फिर उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, दादाजी, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि परिवार मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। आशुतोष जी ने उसकी तरफ देखा। वानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आप भी उम्मीद मत छोड़िए। शायद शिवाय भैया और काशवी दीदी के बीच जो हुआ है, उसका सच एक दिन सामने आ जाएगा। आशुतोष जी की आंखों में हल्की उम्मीद दिखाई दी। और अगर सच सामने आने के बाद भी दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहें तो? वानी ने बिना झिझके कहा, तो हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। फिर कुछ पल रुककर बोली, लेकिन अगर उनके दिल में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार है, तो उन्हें दोबारा एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशुतोष जी ने अपनी पोती को देखा। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। तू बहुत बड़ी हो गई है वानी। वानी मुस्कुरा दी, आपकी पोती हूँ दादाजी, थोड़ी समझदार तो होनी ही चाहिए। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। लेकिन कमरे से बाहर निकलते समय वानी के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसके मन में भी वही सवाल था, आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने शिवाय और काशवी के प्यार को हमेशा के लिए बदल दिया। अगली सुबह सिंघानिया ग्रुप की 70वीं मंजिल पर बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा हलचल थी। इवेंट में अभी पूरा 1 महीना बाकी था, लेकिन काशवी इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहती थी। वह सुबह से अपने वर्कस्पेस में बैठी हुई थी। उसके सामने मैनेकिन पर एक बेहद खूबसूरत और यूनिक ड्रेस लगी हुई थी। ये ड्रेस इवेंट की मैं मॉडल के लिए तैयार की जा रही थी और काशवी ने इसके डिजाइन पर कई दिनों से मेहनत की थी। ड्रेस का बेस बहुत एलिगेंट था, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके छोटे छोटे डिटेल्स में थी।
काशवी ने एम्ब्रॉयडरी के आखिरी हिस्से को ध्यान से देखा। बस यहाँ थोड़ा फिनिशिंग टच और ये परफेक्ट हो जाएगा। उसने नीडल उठाए और बड़े ध्यान से एम्ब्रॉयडरी को ठीक करने लगी। उसकी पूरी कंसंट्रेशन ड्रेस पर थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे के बाहर से कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे शिवाय था, उसके साथ अंश था और उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। उसने महंगा और बेहद स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ था। उसके साथ 2 असिस्टेंट्स भी थीं, जो लगातार उसके निर्देशों को नोट कर रही थी। उस लड़की का नाम था कायरा मेहरा। कायरा अपनी मॉडलिंग एजेंसी की सीईओ थी और कई बड़े फैशन इवेंट्स में मॉडल्स प्रोवाइड करती थी। आज वह सिंघानिया ग्रुप के अपकमिंग इवेंट के लिए मॉडल्स की फाइनल सिलेक्शन और स्टाइलिंग डिस्कस करने आई थी। कायरा जैसे ही काशवी के वर्कस्पेस के पास पहुंची, उसकी नजर अंदर बैठी काशवी पर गई। काशवी ने सिंपल सा फॉर्मल आउटफिट पहना था, न ज्यादा मेकअप, न महंगी एक्सेसरीज। फिर भी उसके चेहरे की नेचुरल ब्यूटी और उसकी सादगी इतनी आकर्षक थी कि कुछ पल के लिए कायरा की नजर उस पर टिक गई। फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे काशवी की सादगी अच्छी नहीं लगी। इतनी सिंपल होकर भी सबकी नजर इसी पर क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। अंश ने कहा, कायरा, ये एम्स काशवी है, प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर। कायरा ने ऊपर से नीचे तक काशवी को देखा। ओह, उसकी आवाज में हल्का सा एटीट्यूड था। काशवी ने भी सिर उठाकर देखा। हेलो, कायरा ने बस हल्का सा सिर हिलाया। तभी शिवाय की नजर ड्रेस पर पड़ी। इज दिस द मैं मॉडल्स आउटफिट? काशवी ने तुरंत कहा। यस। शिवाय ने ड्रेस को गौर से देखा। लुक्स गुड। काशवी ने उसकी तरफ देखा। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इतने दिनों बाद शिवाय से काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट सुनकर उसके दिल में एक हल्की सी खुशी हुई। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। थैंक यू। शिवाय कुछ कहता, उससे पहले कायरा ड्रेस के पास चली गई। कैन आई सी इट? काशवी ने कहा। श्योर, बट प्लीज बी केयरफुल। मैंने इसका फाइनल फिनिशिंग किया है। कायरा ने ड्रेस को देखा। फिर उसकी नजर काशवी पर गई। इट्स नीस। उसके लहजे में तारीफ कम और जलन ज्यादा थी। काशवी वापस अपने काम में लग गई। कायरा कुछ सेकंड ड्रेस के पास खड़ी रही। फिर अचानक उसका हाथ ड्रेस के एक डेलिकेट हिस्से से टकराया। चर्रर्र, हल्की सी स्टिचिंग खुल गई। काशवी ने तुरंत पलट कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। आपने ये क्या किया? कायरा ने बिल्कुल मासूम बनने की कोशिश की। मैंने। काशवी जल्दी से ड्रेस के पास गई। उसने डैमेज्ड पोर्शन देखा। आपने जानबूझकर इसे खराब किया है। कायरा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसे केयरफुली टच करना। कायरा का एटीट्यूड तुरंत सामने आ गया। और तुम मुझसे इस टोन में बात कर रही हो? काशवी ने शांत रहने की कोशिश की। मैं बस कह रही हूं कि आपने ड्रेस खराब की है। मे बी ड्रेस की स्टिचिंग ही खराब होगी। कायरा ने लापरवाही से कहा। काशवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपने इसे छुआ और उसी वक्त स्टिचिंग खुली है? तो कायरा ने कंधे उचका दिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर किया। काशवी का गुस्सा बढ़ने लगा। मैंने इसे तैयार करने में कई दिन लगाए हैं। कायरा ने ताना मारते हुए कहा। तो फिर तुम्हें इसे और अच्छा बनाना चाहिए था। अंश ने माहौल बिगड़ता देखकर कहा। गाइस, काम डाउन। लेकिन काशवी ने ड्रेस को हाथ में लेकर कहा। मैंने इसे जानबूझकर खराब नहीं किया था। और मुझे पता है कि इसे किसने खराब किया है। कायरा तुरंत शिवाय की तरफ मुड़ी। मिस्टर सिंघानिया, आप देख रहे हैं ना? ये मुझ पर ब्लेम कर रही है। शिवाय ने दोनों की तरफ देखा। उसकी नजर डैमेज्ड ड्रेस पर गई। फिर काशवी पर। काशवी को उम्मीद थी कि शायद शिवाय उसकी बात समझेगा। लेकिन शिवाय ने कठोर आवाज में कहा। काशवी, इनफ। वह एक पल के लिए चुप हो गई। शिवाय ने कहा। कायरा यहाँ हमारे इवेंट के लिए काम करने आई है। उनसे इस तरह बात करना प्रोफेशनल नहीं है। काशवी की आंखों में अविश्वास उभर आया। लेकिन शिवाय, एम्स काशवी। उसने जानबूझकर उसे फॉर्मल तरीके से संबोधित किया। अगर ड्रेस में प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कीजिए। आर्ग्यूमेंट करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। काशवी की आंखें नम होने लगी। लेकिन मैंने इसे खराब नहीं किया। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। फिर भी आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। काशवी ने शिवाय को देखा। वही आंखें, जिनमें कल तक उसे अपना पुराना प्यार दिखाई दिया था, आज उन्हीं आंखों में उसके लिए सिर्फ एक बॉस की सख्ती थी। कायरा के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ गई। काशवी ने उसे देख लिया। और उसी पल उसे समझ आ गया। कायरा ने ये सब जानबूझकर किया था। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से शिवाय की तरफ देखा और कहा। फाइन। फिर कायरा की तरफ देखकर बोली। आई एम सॉरी। कायरा ने मुस्कुराकर कहा।
इट्स ओके। लेकिन उसकी आंखों में जीत साफ दिखाई दे रही थी। काशवी ने तुरंत ड्रेस उठाए और अपने वर्क स्पेस की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी इवेंट में अभी पूरा 1 महीना बाकी था, और अगर उसे इस प्रोजेक्ट को बचाना था, तो उसे सिर्फ डिजाइन से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी लड़ना था जो उसे गिराने की कोशिश करेंगे। उधर शिवाय कुछ पल तक काशवी को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभ रहा था। वह जानता था कि काशवी की आंखों में आया दर्द उसकी वजह से था। फिर भी उसने खुद को समझाया, मुझे उससे दूरी रखनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ कायरा की नजर शिवाय पर थी। काशवी अपने कमरे में वापस आकर ड्रेस को टेबल पर रख चुकी थी। उसकी उंगलियां अभी भी हल्का सा कांप रही थीं। उसने डैमेज स्टिचिंग को देखा और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दुख भी उतर आया। इतनी मेहनत, उसने धीरे से कहा, सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब खराब कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपना स्यूइंग किट निकाला और ड्रेस को ध्यान से रिपेयर करने लगी। उसे पता था कि गलती उसकी नहीं थी, लेकिन वह किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उधर कॉरिडोर में शिवाय, अंश और कायरा आगे बढ़ रहे थे। कायरा लगातार शिवाय के साथ चल रही थी। मिस्टर सिंघानिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट वॉट हैपेंड। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। इट्स फाइन, कायरा ने धीरे से कहा। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझसे इस तरह बात करेगी। अंश पीछे चल रहा था। उसने कायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे कुछ अजीब नजर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिवाय ने पूछा, मॉडल्स की फाइनल लिस्ट तैयार है? कायरा ने तुरंत प्रोफेशनल एक्सप्रेशन बना लिया। यस, मैंने कुछ ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। वह टैबलेट पर कुछ तस्वीरें दिखाने लगी। शिवाय उन्हें देखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर अनजाने में काशवी के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर काशवी सिर झुकाकर ड्रेस ठीक कर रही थी। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और वह बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। शिवाय की नजर वहीं रुक गई। अंश ने यह देख लिया। उसने मन ही मन सोचा, प्रोफेशनल है ना? उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। कुछ देर बाद रुद्राक्ष अपने कैबिन से बाहर निकला। उसकी नजर काशवी के कमरे की तरफ गई। वह अंदर गया तो देखा कि काशवी अभी भी ड्रेस रिपेयर कर रही थी। काशवी ने तुरंत सिर उठाया। रुद्राक्ष उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? काशवी ने कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष की नजर ड्रेस पर गई। ये किसने किया? काशवी चुप रही। रुद्राक्ष ने फिर पूछा, काशु, मैं पूछ रहा हूं। काशवी ने धीमी आवाज में कहा, कायरा से गलती से हो गया। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। और भाई, काशवी की उंगलियां रुक गईं। कुछ पल बाद उसने कहा, उन्होंने मुझे ही माफी मांगने को कहा। रुद्राक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? काशवी ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। छोड़ो ना, रुद्राक्ष ने कहा, तुम हमेशा से यही करती आए हो। क्या दर्द छुपा लेती हो? काशवी की आंखें भर आईं। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इस बार अकेले मत सहना। काशवी ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, रुद्राक्ष ने धीरे से कहा। और भाई भी ठीक नहीं है। काशवी चौंक गई। क्या मतलब? रुद्राक्ष ने कहा, चाहे जो हो, भाई को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर शिवाय अपने कैबिन में वापस आ चुका था। कायरा अभी भी उसके साथ थी। वह इवेंट के मॉडल्स और शेड्यूल के बारे में समझा रही थी। लेकिन शिवाय का ध्यान बार बार दूसरी तरफ जा रहा था। अचानक उसे काशवी की आवाज सुनाई दी, ये स्टिच यहां थोड़ा टाइट रखना होगा। शिवाय ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में कुछ देर पहले का दृश्य फिर आ गया। काशवी की नम आंखें, उसकी आवाज, और वह एक शब्द, सॉरी। शिवाय ने अपनी मुट्ठी कस ली। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। उसके दिल ने कहा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी है। लेकिन तभी 2 साल पुरानी याद फिर उसके सामने आ गई। उसने अपनी आंखें खोल दी। चेहरा फिर कठोर हो गया। इनफ, कायरा ने पूछा, क्या हुआ? नथिंग, शिवाय ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा। लेट्स फोकस ऑन द इवेंट। कायरा के जाने के कुछ मिनट बाद तक शिवाय अपने कैबिन में चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। काशवी की नम आंखें, उसका धीमे से सॉरी कहना, और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले जाना। शिवाय ने आंखें बंद कर ली। तभी कैबिन का दूर खुला। अंश अंदर आया और उसके पीछे रुद्राक्ष भी था। दोनों के चेहरे पर इस बार कोई मजाक या शरारत नहीं थी।
अंश कुछ कदम आगे आया और सीधे शिवाय के सामने खड़ा हो गया। एक बात पूछूं? शिवाय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पूछो। अंश ने गहरी सांस ली। आपने ऐसा क्यों किया? शिवाय ने नजर उठाए। क्या आपने काशवी को माफी मांगने के लिए क्यों कहा? शिवाय कुछ नहीं बोला। अंश ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त करते हुए कहा, आपने खुद देखा था कि ड्रेस काशवी ने खराब नहीं की थी। आपने ये भी देखा था कि कायरा ने उसे टच किया था। शिवाय की आंखों में हल्की सख्ती आ गई। अंश, नहीं, शिवाय। अंश ने पहली बार उसे बीच में रोक दिया। आज मुझे ये पूछना ही पड़ेगा। रुद्राक्ष भी चुपचाप अपने भाई को देख रहा था। अंश बोला, हम सब जानते हैं कि आप और काशवी के बीच कुछ हुआ है। हमें पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि काशवी आपके लिए सिर्फ कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है। शिवाय का चेहरा कठोर हो गया। अपनी लिमिट्स में रहो, अंश। अंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। मैं बस वही कह रहा हूं जो आज मेरी आंखों के सामने हुआ। काशवी हमारी गेस्ट है। वो इस प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर है। और आपने उसके साथ गलत होने के बावजूद उसे ही सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा। शिवाय ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, बस। लेकिन इस बार रुद्राक्ष आगे आ गया। क्या सच पता होते हुए भी, शिवाय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शिवाय ने उसकी तरफ देखा। बस, रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। नहीं भाई, आज नहीं। शिवाय ने कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष उसके सामने खड़ा रहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने भाई के लिए दर्द था। मुझे नहीं पता कि 2 साल पहले आप दोनों के बीच क्या हुआ था। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी। और मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि आप दोनों कब और कैसे अलग हुए। वह कुछ पल रुका। लेकिन काशवी मेरी दोस्त है। शिवाय की आंखें थोड़ी नर्म हुई। रुद्राक्ष ने आगे कहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त वो हमारी गेस्ट है। वो हमारे इवेंट के लिए काम कर रही है। इसलिए कम से कम उसके साथ प्रोफेशनल रहो और उसकी रिस्पेक्ट करो। शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं। रुद्र, ये किस तरह मुझसे बात कर रहा है? रुद्राक्ष शांत रहा। शिवाय ने कठोर आवाज में कहा, भूलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूं। कुछ सेकंड तक दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी उदासी आई। हाँ, उसने धीरे से कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं। फिर वह एक कदम शिवाय के करीब आया। इसीलिए समझा रहा हूं। शिवाय चुप रहा। रुद्राक्ष ने बहुत धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, किसी को उतना ही खुद से दूर करो। वह एक पल रुका, जिससे उसे आपकी कमी महसूस हो। शिवाय की आंखों में अचानक हलचल हुई। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी की। इतना दूर मत करो कि। उसकी आवाज भर्रा गई। उद्धरण चिन्ह ... वो आपके बिना जीना सीख जाए। ये शब्द सीधे शिवाय के दिल में जाकर लगे। कुछ पल के लिए उसके चेहरे से सारी कठोरता गायब हो गई। उसके सामने काशवी का चेहरा आ गया। वही काशवी, जो कभी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। और आज, वह उससे दूर होकर अपनी जिंदगी जी रही थी। शिवाय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। रुद्राक्ष ने भाई की आंखों में देखा और समझ गया कि उसकी बात असर कर चुकी है। वह बिना कुछ और कहे मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर एक पल के लिए रुका। फिर पीछे देखे बिना बोला, भाई, प्यार को सजा मत बनाए। इतना कहकर वह कैबिन से बाहर चला गया। अंश भी कुछ पल शिवाय को देखता रहा। फिर धीरे से बोला, वो गलत नहीं कह रहा। शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। अंश भी बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही शिवाय अकेला रह गया। वह धीरे से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रुद्राक्ष के शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। इतना दूर मत करो कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। शिवाय ने धीरे से सिर उठाया। फिर उसकी नजर ग्लास वॉल के पार गई। काशवी अपने वर्कस्पेस में बैठी थी। वह फिर उसी डैमेज्ड ड्रेस को ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस काम के प्रति वही ईमानदारी थी। शिवाय उसे देखता रहा। कहीं रुद्राक्ष सच तो नहीं कह रहा था। शाम का वक्त हो चुका था। सिंघानिया ग्रुप की 70वीं मंजिल पर धीरे धीरे काम खत्म होने लगा था। एक एक करके लोग अपने लैपटॉप्स बंद कर रहे थे, लेकिन काशवी अभी भी अपने डेस्क पर बैठी थी। उसने आखिरकार अपनी आखिरी फाइल सेव की और राहत की सांस ली। आज का काम पूरा हुआ। वह अपनी चेयर से उठी ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। हॉस्पिटल कॉलिंग। स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए कॉल उठा लिया। हेलो, उधर से कुछ कहा गया। काशवी की आंखों में अचानक घबराहट उतर आई। क्या? कुछ पल वह चुपचाप सुनती रही, फिर जल्दी से बोली, हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। कॉल करते ही उसने अपना फोन बैग में रखा।
उसके हाथ जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। लैपटॉप बंद किया, कुछ जरूरी फाइल्स उठाई, बैग कंधे पर डाला। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। आज पहली बार उसे ऑफिस से निकलने की इतनी जल्दी थी। वह लगभग भागते हुए अपने वर्क स्पेस से बाहर निकली। उधर उसी वक्त शिवाय अपने कैबिन से बाहर आया। वह कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि काशवी लिफ्ट के सामने खड़ी है, उसके कदम अनजाने में धीमे हो गए। काशवी ने भी उसे देख लिया, लेकिन आज उसके पास न रुकने का समय था और न कोई पुरानी बात सोचने का। लिफ्ट का दरवाजा खुला। काशवी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि शिवाय ने हाथ बढ़ाकर लिफ्ट का दूर रोक दिया। काशवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिवाय ने बिल्कुल प्रोफेशनल और ठंडे अंदाज में कहा, एम्स काशवी। काशवी ने जल्दी से पूछा, जी, ये लिफ्ट सिर्फ ओनर और वीआईपी एक्सेस के लिए है। उसने दूसरी तरफ लगी लिफ्ट की ओर इशारा किया, आप दूसरी लिफ्ट यूज कीजिए। काशवी ने कुछ पल उसकी तरफ देखा। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस जल्दी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ओके, और बिना बहस किए दूसरी तरफ चली गई। शिवाय कुछ पल उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वह अपनी लिफ्ट में चला गया। काशवी दूसरी लिफ्ट के सामने पहुंची। उसने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा दबाया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने आसपास देखा, इस फ्लो पर बाकी एम्प्लॉइज आते जाते ही नहीं थे। तभी उसकी नजर लिफ्ट के ऊपर लगे छोटे से बोर्ड पर गई, टेम्पररली आउट ऑफ सर्विस। काशवी के चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई। ओह गॉड, उसने अपनी घड़ी देखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पास टाइम नहीं है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, शायद शिवाय अभी वहीं हो, लेकिन कॉरिडोर खाली था। शिवाय जा चुका था। काशवी ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। नहीं, अभी सोचने का वक्त नहीं है। वह तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी। एक एक करके सीढ़ियां उतरते हुए उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। 1 फ्लो, 2 फ्लो, 3 फ्लो, उसके कदम लगातार नीचे जा रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ हॉस्पिटल की कॉल घूम रही थी। कुछ हो गया तो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने पलकें झपकाकर उन्हें रोक लिया। नहीं, वह खुद से कह रही थी, अभी रोना नहीं है। 10 फ्लोर्स नीचे उतरने के बाद आखिरकार वह रुकी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ पल दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहने के बाद उसने सामने देखा। यहाँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स थे। उसने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया। इस बार लिफ्ट खुल गई। वह तुरंत अंदर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फोन निकाला। हॉस्पिटल का नंबर स्क्रीन पर अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने होंठ भींच लिए, बस सब ठीक हो। उसकी आंखें भर आईं। एक आंसू गाल तक आया, लेकिन उसने तुरंत उसे पोंछ दिया। वह खुद को टूटने नहीं देना चाहती थी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। दरवाजा खुलते ही काशवी बाहर निकली और बिना किसी को देखे तेज कदमों से पार्किंग की तरफ भागी। उसके कदमों में इतनी जल्दी थी कि रास्ते में एक एम्प्लॉय उससे टकराते टकराते बचा। सॉरी, वह बिना रुके आगे बढ़ गई। पार्किंग में पहुंचते ही उसने अपनी स्कूटी निकाली। जल्दी से हेलमेट पहना, स्कूटी स्टार्ट की। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। प्लीज, उसने आसमान की तरफ देखते हुए बहुत धीमे से कहा, भगवान सब ठीक रखना। अगले ही पल उसने स्कूटी तेज कर दी और पार्किंग से बाहर निकल गई। लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा शिवाय उसे जाते हुए देख चुका था। वह अपनी कार के पास खड़ा था। उसकी नजर काशवी पर टिक गई। उसने देखा, काशवी कितनी जल्दी में थी। चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में नमी थी, और वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। शिवाय कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा जिस दिशा में काशवी की स्कूटी गई थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन आखिरकार उसने खुद को संभाला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। शिवाय पीछे बैठते हुए बोला, घर चलो। कार आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार भी उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ काशवी का परेशान चेहरा घूम रहा था। दूसरी तरफ काशवी अपनी स्कूटी जितनी तेजी से चला सकती थी चला रही थी। बार बार उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। हॉस्पिटल से दोबारा कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन यही खामोशी उसे और डरा रही थी। भगवान प्लीज, उसने मन ही मन प्रार्थना की, पापा को कुछ मत होने देना। कुछ ही देर बाद वह आखिरकार हॉस्पिटल पहुंची। उसने स्कूटी पार्किंग में लगाए और लगभग भागते हुए अंदर गई। रिसेप्शन पर रुकने तक का उसके पास समय नहीं था। वह सीधे उस वार्ड की तरफ भागी जहां उसके पिता भर्ती थे। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने पड़ी। उसकी मां काशी एक कुर्सी पर बैठी रो रही थी, और उनके पास उसका छोटा भाई आदित्य खड़ा था।
काशवी को देखते ही आदित्य उसकी तरफ बढ़ा। दीदी, काशवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसकी नजर तुरंत काशी पर गई। माँ, आप रो क्यों रही हैं? काशी ने काशवी को देखते ही खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। काशवी तुरंत उनके पास बैठ गई। माँ, शांत हो जाए। उसने उनकी हथेली अपने हाथों में ले ली। पापा को कुछ नहीं होगा, काशी ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, काशवी ने इस बार थोड़ा मजबूत होकर कहा। हम सब हैं ना उनके साथ। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा। आदि, डॉक्टर ने क्या कहा? आदित्य ने कुछ पल अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह धीरे से बोला, दीदी, पापा की कंडीशन बिगड़ रही है। काशवी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? आज उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी करनी पड़ेगी। काशवी ने तुरंत पूछा, तो सर्जरी कर दीजिए ना। आदित्य ने नजरें झुका ली। प्रॉब्लम है दीदी। क्या प्रॉब्लम? रिस्क बहुत ज्यादा है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आदित्य ने भारी आवाज में कहा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि सर्जरी का सक्सेस रेट सिर्फ 50% है। काशवी की आंखों में आंसू भर आए। 50%? आदित्य ने सिर हिला दिया। अगर सर्जरी नहीं हुई तो भी उनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जाएगी। काशी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। मैं क्या करूं भगवान? काशवी तुरंत अपनी माँ के पास बैठी। माँ, उसने उन्हें गले लगा लिया। आप ऐसे मत टूटिए। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। हम पापा को कुछ नहीं होने देंगे। काशी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अगर, कोई अगर मगर नहीं। काशवी ने उनकी बात बीच में रोक दी। हम सर्जरी करवाएंगे, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। पापा लड़ेंगे, और हम उनके साथ लड़ेंगे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां अर्णव खड़ा था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। अर्णव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काशवी, उसे देखते ही काशवी की आंखें फिर भर आईं। अर्णव तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? काशवी कुछ बोल नहीं पाए। आदित्य ने सारी बात अर्णव को बता दी। अंकल की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। अर्णव की मां ने काशी के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। आप हिम्मत रखिए बहन जी, काशी ने रोते हुए कहा। डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ 50% चांस है। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। अर्णव की मां ने उन्हें गले लगा लिया। आप उन्हें नहीं खोएंगी। फिर उन्होंने काशवी की तरफ देखा। जब बच्चे अपने माता पिता के साथ खड़े होना, तो भगवान भी रास्ता जरूर निकालते हैं। काशवी ने आंसू पोंछे। उसने एक बार आईसीयू के ग्लास दूर की तरफ देखा। अंदर उसके पिता अधीरा मशीनों के बीच लेटे हुए थे। काशवी का दिल टूटने लगा। वह धीरे से ग्लास के पास गई, अपनी हथेली ग्लास पर रख दी। पापा, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई नहीं दी। आपने हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार आपको हमारा हाथ पकड़ना है। उसने आंखें बंद कर ली। आपको कुछ नहीं होगा पापा, क्योंकि आपकी काशवी अभी हार मानने वाली नहीं है। पीछे खड़ा अर्णव उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता के साथ एक फैसला भी था। वह धीरे से बोला, काशवी, अगर सर्जरी के लिए जितने भी पैसे चाहिए, उसकी चिंता मत करना। काशवी ने पीछे मुड़कर देखा। अर्णव ने कहा, हम पहले अंकल को बचाएंगे, बाकी सब बाद में। काशवी कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं सर, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन अपने पिता के सामने वह खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। पापा ने इतनी सेविंग्स की है कि हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अर्णव ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिर भी कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। काशवी ने उसकी तरफ देखा। अर्णव ने तुरंत कहा, बॉस समझकर नहीं। वह थोड़ा मुस्कुराया, अपना दोस्त समझकर। काशवी की आंखें नम थीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। थैंक यू। अर्णव ने सिर हिलाया। थैंक यू की जरूरत नहीं है, दोस्ती में ये सब नहीं चलता। फिर उसने कहा, चलो एक बार डॉक्टर से प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं। काशवी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। दोनों वार्ड से बाहर निकलकर डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर का केबिन। अर्णव ने दरवाजा नॉक किया। कम इन। दोनों अंदर गए। डॉक्टर अपने सामने रखी रिपोर्ट्स देख रहे थे। काशवी सीधे उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसका दिल लगातार तेज धड़क रहा था। डॉक्टर, मेरे पापा की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने कुछ पल रिपोर्ट्स को देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले,
देखिए, पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसी स्थिति में रखना सेफ नहीं होगा। काशवी की उंगलियां आपस में कस गईं। तो सर्जरी कब करनी होगी? डॉक्टर ने कहा। जितनी जल्दी हो सके। अर्णव ने पूछा। एग्जैक्टली कितना टाइम है हमारे पास? डॉक्टर ने सामने रखी फाइल बंद की। मैक्सिमम 1 हफ्ता। काशवी का चेहरा उतर गया। 1 हफ्ता? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, हमें अगले 7 दिनों के अंदर सर्जरी करनी होगी। और अगर नहीं की तो? कुछ पल डॉक्टर चुप रहे, फिर बोले, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं और बाद में सर्जरी का रिस्क और ज्यादा हो जाएगा। काशवी की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। लेकिन सर्जरी का सक्सेस रेट? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। लगभग 50%। कमरे में सन्नाटा छा गया। काशवी ने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। डॉक्टर, आप सर्जरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अर्णव ने उसकी तरफ देखा। डॉक्टर ने पूछा, आप श्योर हैं? काशवी ने बिना झिझक कहा। हाँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला बिल्कुल मजबूत था। मैं अपने पापा को इस हालत में और नहीं देख सकती। डॉक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, हम सारी फॉर्मेलिटीज शुरू कर देते हैं। काशवी ने उठते हुए कहा। थैंक यू, डॉक्टर। दोनों कैबिन से बाहर निकल आए। काशवी कुछ कदम चलकर अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्णव उसके पास आया। काशवी। लेकिन काशवी ने कुछ नहीं कहा। वह तुरंत अपने पिता के वार्ड की तरफ चली गई। दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची। अधीरा बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटे थे। मशीनों की हल्की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। काशवी धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। उसने उनके हाथ को अपने हाथों में लिया। पापा। उसकी आवाज टूट गई। मैं आ गई। अधीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। काशवी ने उनके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। आपको पता है ना, मैं आपसे कितनी बातें करना चाहती हूँ। उसने रोते हुए कहा। आपने हमेशा कहा था कि आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। वह हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। तो देखिए पापा, आपकी बेटी स्ट्रांग है। उसने उनके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। बस आप भी स्ट्रांग रहना। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, 1 हफ्ते बाद आपकी सर्जरी होगी। उसकी आवाज कांप गई। और आप ठीक होकर मेरे सामने वापस आएंगे। उसने आंखें बंद कर ली। क्योंकि मुझे अभी आपसे बहुत सारी शिकायतें करनी है। उसके होंठ कांपे। और एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। आपको अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। वह अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में अनजाने में एक चेहरा आया। शिवाय। उसने तुरंत आंखें खोल दी। नहीं, उसने खुद से कहा, अभी नहीं। आज उसकी दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, उसके पापा की जिंदगी। काशवी ने अधीरा का हाथ पकड़े हुए धीरे से कहा, आप ठीक हो जाए पापा। उसके बाद चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं सब संभाल लूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्णव चुपचाप उसे देख रहा था। उसने काशवी की आंखों में दर्द देखा। और मन ही मन बस एक ही बात कही, मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं पड़ने दूंगा काशवी। अर्णव कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। वह जानता था कि इस वक्त काशवी को किसी सलाह की नहीं, बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहे। अंदर काशवी अभी भी अधीरा का हाथ पकड़े बैठी थी। पापा। उसने धीरे से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाए। आदि अभी बहुत छोटा है। और माँ तो आपको देखे बिना एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाएंगी। उसकी आवाज भर्रा गई। और मैं। वह कुछ पल चुप रही। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। उसने अपना सिर उनके हाथ के पास रख दिया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पलटी। अर्णव खड़ा था। काशवी, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं। उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम पूरी रात से परेशान हो। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। मुझे भूख नहीं है। अर्णव ने हल्की सख्ती से कहा। भूख हो या ना हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। काशवी ने उसकी तरफ देखा। सर, बॉस नहीं। अर्णव ने तुरंत कहा। अभी भी। काशवी की आंखों में हल्की मुस्कान आई। ठीक है दोस्त, गुड। अर्णव ने बाहर इशारा किया। आओ 5 मिनट के लिए बाहर चलो। काशवी ने एक बार अधीरा की तरफ देखा, फिर धीरे से उठ गई। दोनों बाहर आ गए। कॉरिडोर में काशी और आदित्य बैठे हुए थे। काशी की आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थीं। काशवी उनके पास बैठ गई। माँ। काशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने क्या कहा? 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी करनी होगी। काशी की आंखों में फिर डर उतर आया। और काशवी ने उनकी हथेली दबाई। हम सर्जरी करवाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट? माँ।
काशवी ने उन्हें बीच में रोक दिया। हम 50% के बारे में नहीं सोचेंगे। उसकी आवाज मजबूत थी। हम उस 50% को 100% मानकर चलेंगे। आदित्य ने अपनी बहन की तरफ देखा। दीदी, काशवी ने उसकी तरफ देखा। तुम भी स्ट्रॉन्ग रहो। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा। अर्णव कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। तभी उसकी माँ भी उनके पास आ गई। उन्होंने काशी का हाथ पकड़ कर कहा, बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। काशी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप लोग पहले ही बहुत कर रहे हैं। अर्णव की मां मुस्कुराई। अपने लोगों के लिए किया हुआ कभी ज्यादा नहीं होता। काशवी ने उनकी तरफ देखा। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह सिंघानिया ग्रुप की 70वीं मंजिल पर आज बाकी दिनों से ज्यादा हलचल थी। आज की मीटिंग कोई सामान्य मीटिंग नहीं थी। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपकमिंग इवेंट के लिए फाइनल डिजाइन पोर्टफोलियो प्रेजेंट किया जाना था। काशवी सुबह से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिछली रात अस्पताल में बीती थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उस परेशानी का कोई असर नहीं आने दिया। वह जानती थी, आज अगर वह कमजोर पड़ी तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, अर्णव का सपना भी प्रभावित होगा। उसने एक गहरी सांस ली। मैं ये कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। शिवाय अपनी चेयर पर बैठा था। उसके पास अंश था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष, अभय और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे। कायरा भी आज मीटिंग में मौजूद थी। वह अपनी चेयर पर बैठी हुई बार बार काशवी की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर बाद काशवी अंदर आई। उसने सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट फॉर्मल आउटफिट पहना था। हाथ में प्रेजेंटेशन फाइल थी। चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, हालांकि अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह प्रेजेंटेशन स्क्रीन के सामने जाकर खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने उसकी तरफ देखा। काशवी ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। पहली स्लाइड पर इवेंट का थीम दिखाई दिया। फिर उसने एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। हम इस इवेंट के लिए ऐसा डिजाइन थीम रख रहे हैं जो ट्रेडिशनल एलिगेंस और मॉडर्न लग्जरी दोनों को रिप्रेजेंट करे। उसने स्क्रीन पर डिजाइन्स दिखाए। मैं कलेक्शन में फैब्रिक्स लाइटवेट होंगे ताकि मॉडल्स के मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। फिर उसने दूसरे डिजाइन्स दिखाए। और ये कलेक्शन खास तौर पर मैं सेगमेंट के लिए तैयार किया गया है। बोर्ड मेंबर्स ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। एक सीनियर डायरेक्टर ने कहा, वेरी इंप्रेसिव। दूसरे ने कहा, योर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट यूनिक। काशवी ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। रुद्राक्ष के चेहरे पर गर्व था। अंश भी मन ही मन खुश था। अभय ने सागर की तरफ देखा, जो मीटिंग में मौजूद नहीं था, और मन ही मन सोचा, काश वो अभी यहां होता। लेकिन तभी कायरा ने अपनी फाइल बंद की और बोली, कैन आई आस्क समथिंग। सभी की नजर उसकी तरफ गई। काशवी ने कहा, शो। कायरा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है इस डिजाइन में बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। काशवी ने शांत आवाज में कहा, डिटेलिंग इंटेंशनल है, इससे मैं कलेक्शन की आइडेंटिटी। कायरा ने बीच में रोक दिया, लेकिन इतना डिटेलिंग स्टेज लाइटिंग में क्लियरली विजिबल नहीं होगा। काशवी ने तुरंत जवाब दिया, लाइटिंग के हिसाब से मैंने फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन चूज किया है। कायरा ने दूसरी स्लाइड की तरफ इशारा किया, और ये डिजाइन, ये सेकेंडरी सेगमेंट के लिए है। मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। काशवी ने समझाने की कोशिश की, अगर फिटिंग और फैब्रिक दोनों सही रखे जाएं तो। लेकिन अगर फिटिंग खराब हुई तो। काशवी ने उसकी तरफ देखा, इसलिए फिटिंग टीम भी मेरी सुपरविजन में रहेगी। कायरा चुप नहीं हुई। वह बार बार कोई ना कोई छोटी कमी निकालने लगी। कभी फैब्रिक, कभी फिटिंग, कभी कलर, कभी स्टेज लाइटिंग। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। काशवी समझ रही थी कि कायरा जानबूझकर उसकी प्रेजेंटेशन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। एम्स, काशवी, आपको लगता है कि आपका डिजाइन बाकी डिजाइनर से बेहतर है? कायरा ने ताना मारा। काशवी ने शांत होकर कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो यही कह रहा है। काशवी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। कायरा के चेहरे का रंग बदल गया। एक्सक्यूज मी, काशवी ने प्रोफेशनल टोन में कहा, आप मेरे डिजाइन पर सवाल कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई कंसर्न है तो हम उसके सोल्यूशन पर बात कर सकते हैं। कायरा ने तुरंत कहा, मैं सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट की बात कर रही हूं। और मैं भी, काशवी ने कहा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। उसने एक पल रुककर कहा, इसमें पूरी टीम की मेहनत लगी है। कायरा फिर कुछ कहने वाली थी कि तभी शिवाय की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। इनफ।
सब चुप हो गए। काशवी ने उसकी तरफ देखा। शिवाय ने कठोर नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आपको हर सवाल का जवाब देना ही है तो मीटिंग का पर्पस क्या है? काशवी कुछ पल चुप रही। सर, मैं सिर्फ अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी। शिवाय ने ठंडे स्वर में कहा, आपको हर बात जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। काशवी के चेहरे पर चोट साफ दिखाई दी। फिर शिवाय ने सबके सामने कहा, आप डिजाइनर हैं, डिबेटर नहीं। काशवी के होंठ हल्के से कांप गए। रुद्राक्ष ने तुरंत शिवाय की तरफ देखा। अंश के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। अभय ने अपनी मुट्ठी कस ली। शिवाय ने आगे कहा, अगर आपका डिजाइन इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसे बोलकर नहीं, रिजल्ट से प्रूव कीजिए। काशवी कुछ पल चुप रही। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके लिए सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि शिवाय ने उसे डांटा। दर्द इस बात का था कि वही इंसान, जो कभी उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे संभाल लिया करता था, आज सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। लेकिन उसने खुद को संभाला। अंडरस्टूड सर, बस इतना कहकर वह प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने लगी। मीटिंग खत्म हुई। बोर्ड मेंबर्स एक एक करके बाहर जाने लगे। काशवी ने अपनी सारी फाइल्स समेटी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिया। वह जानती थी कि वह ये जॉब छोड़ नहीं सकती, क्योंकि यह सिर्फ उसकी जॉब नहीं थी, यह अर्नव के लिए उसके ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मौका था। उसने मन में कहा, मैं तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगी अर्नव, चाहे मुझे कितना भी कुछ सहना पड़े। उधर रुद्राक्ष ने शिवाय की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। अंश ने भी धीमी आवाज में कहा, भाई, आज आपने ठीक नहीं किया। अभय ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। शिवाय ने दोनों की तरफ देखा। मीटिंग खत्म हो चुकी है। रुद्राक्ष आगे आया। मीटिंग खत्म हुई है भाई, लेकिन बात नहीं। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। आपको काशवी से क्या प्रॉब्लम है ये हम नहीं जानते, लेकिन आज आपने जो किया वो प्रोफेशनल नहीं था। अंश ने भी कहा, वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है, वो एक एक्सटर्नल स्टूडियो की लीड डिजाइनर है और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक हैंडल कर रही है। अभय ने कहा, और सबसे बड़ी बात, उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। शिवाय चुप रहा। तीनों उसकी तरफ देखते रहे। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, भाई, गुस्सा हम पर निकालना है तो निकालो, लेकिन काशवी को हर बार पनिश करना बंद करो। शिवाय की आंखों में दर्द की हल्की परछाई आई, लेकिन उसने उसे तुरंत छुपा लिया। मीटिंग ओवर। वह अपनी चेयर से उठा और बिना किसी की तरफ देखे बाहर चला गया। पीछे खड़े तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। अभय ने धीमे से कहा, कुछ बहुत बड़ा हुआ था इन दोनों के बीच। अंश ने सिर हिलाया, और जब तक वो सच सामने नहीं आएगा, ये दोनों खुद को इसी तरह हर्ट करते रहेंगे। रुद्राक्ष ने दूर जाते शिवाय को देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी। बस डर यही है, कहीं भाई काशवी को इतना हर्ट ना कर दे कि एक दिन वो सच में हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। काशवी मीटिंग रूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांत एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर से उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह अपने वर्कस्पेस तक आई, प्रेजेंटेशन की सारी फाइल्स केयरफुली टेबल पर रखी और कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। उसने गहरी सांस ली। आज मीटिंग में जो कुछ हुआ था उसे वह भूलना चाहती थी, लेकिन शिवाय की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। काशवी ने आंखें बंद की, फिर खुद को संभालते हुए अपना पर्स उठाया। काम पर ध्यान दो काशवी, उसने खुद से कहा। तुम यहाँ किसी पुराने रिश्ते के लिए नहीं आए हो। वह अपने रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही वह कॉरिडोर में आई, सामने रुद्राक्ष खड़ा दिखाई दिया। रुद्राक्ष ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ जा रही हो? काशवी ने चलते चलते जवाब दिया, रॉ मटेरियल चाहिए था, वही ऑर्डर देने जा रही हूँ। अभी? हाँ, उसने हल्की मुस्कान दी। काम जरूरी है। और वह आगे बढ़ गई। रुद्राक्ष कुछ कदम उसके पीछे चला। फिर उसकी नजर उस दिशा पर गई जिस तरफ काशवी जा रही थी। उसने देखा कि काशवी लिफ्ट की तरफ जाने के बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। काशवी रुकी, पीछे मुड़कर देखा। रुद्राक्ष ने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। तुम सीढ़ियों की तरफ क्यों जा रही हो? लिफ्ट इस साइड है। काशवी ने कुछ पल लिफ्ट की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, पता है। तो फिर? काशवी की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी। वो लिफ्ट सिर्फ ओनर और वीआईपी लोगों के लिए है। रुद्राक्ष का चेहरा बदल गया। काशवी ने आगे कहा, मेरे लिए नहीं। रुद्राक्ष कुछ बोल पाता उससे पहले ही काशवी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। काशु, रुको, लेकिन वह जा चुकी थी। रुद्राक्ष कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा उतरने लगा।
उसे कुछ समझ आ चुका था। वह तुरंत अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। कुछ मिनट बाद रुद्राक्ष अपने कैबिन में पहुंचा और सीधे सीसीटीवी सिस्टम के सामने जाकर बैठ गया। उसने कल शाम की फुटेज खोली। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर काशवी दिखाई दी। वह जल्दी जल्दी कॉरिडोर से आती हुई दिख रही थी। फिर लिफ्ट के सामने शिवाय दिखाई दिया। रुद्राक्ष की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। उसने फुटेज आगे की। शिवाय ने लिफ्ट का दरवाजा रोका। फिर काशवी को दूसरी लिफ्ट यूज करने के लिए कहा। काशवी दूसरी तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह वापस दिखाई दी। उसने बंद लिफ्ट को देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई। रुद्राक्ष ने फुटेज रोक दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भाई, उसने धीरे से कहा। फिर उसने आज सुबह की फुटेज खोली और उसकी आंखें फैल गईं। आज सुबह भी काशवी सीढ़ियों से ही ऊपर आई थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से फ्लॉस चेक किए। फिर उसकी नजर स्क्रीन पर टिक गई। 10 फ्लॉस, उसने अविश्वास से कहा। मतलब काशु 10 फ्लॉस सीढ़ियों से चढ़कर आई थी। उसके हाथ मुट्ठी में बदल गए। रुद्राक्ष का गुस्सा अब अपने भाई पर था। ये क्या कर रहे हो आप, भाई? वह चेयर से उठा, सीधे शिवाय के कैबिन की तरफ चल पड़ा। शिवाय अपने कैबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। अचानक दूर जोर से खुला। शिवाय ने सिर उठाया। रुद्राक्ष बिना कुछ बोले अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शिवाय ने पूछा, क्या हुआ? रुद्राक्ष ने सामने आकर कहा, भाई, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। कल शाम काशवी को आपने कौन सी लिफ्ट यूज करने से रोका था? शिवाय कुछ पल शांत रहा। वीआईपी लिफ्ट थी और मैंने उसे दूसरी लिफ्ट यूज करने को कहा था। रुद्राक्ष हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा था। दूसरी लिफ्ट काम ही नहीं कर रही थी। शिवाय का चेहरा थोड़ा बदल गया। रुद्राक्ष ने आगे कहा, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? शिवाय चुप रहा। वो 10 फ्लोर सीढ़ियों से नीचे गई। शिवाय की आंखें एकदम स्थिर हो गईं। रुद्राक्ष ने कहा, और आज सुबह? उसकी आवाज और भारी हो गई। आज सुबह भी वो 10 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़कर आई। शिवाय कुछ बोल नहीं पाया। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट यूज नहीं कर सकती थी। क्योंकि आपने उसे बता दिया कि वो वीआईपी नहीं है। शिवाय ने धीमे से कहा, रुद्र, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? रुद्राक्ष की आवाज पहली बार ऊंची हुई। आपका इतने से मन नहीं भरा तो आज मीटिंग में आपने सबके सामने उसे इंसल्ट किया। रुद्राक्ष ने अपनी आवाज धीमी कर ली। भाई, अगर आप उससे नाराज हैं तो मुझसे कहिए, लेकिन उसे इस तरह पनिश मत कीजिए। शिवाय ने नजरें झुका ली। रुद्राक्ष ने कहा, काशु ने आज भी कुछ नहीं कहा। उसने शिकायत तक नहीं की, बस सीढ़ियों से चली गई। कुछ पल की खामोशी के बाद रुद्राक्ष ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, आप उसे जितना हर्ट कर रहे हैं ना भाई, उतना ही खुद भी टूट रहे हैं। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते रुककर बोला, और एक बात याद रखिए, वो यहाँ सिर्फ आपकी पास नहीं है, वो हमारी दोस्त है। उसकी रिस्पेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना कहकर रुद्राक्ष बाहर निकल गया। शिवाय अकेला रह गया। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी। काशवी 10 फ्लोर सीढ़ियों से उतरती हुई। काशवी ने रॉ मटेरियल के सारे ऑर्डर्स केयरफुली कंफर्म किए और आखिरी बार लिस्ट चेक की। बस, अब ये काम भी हो गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी फाइल बैग में रखकर बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वह शोरूम से बाहर आई, सामने उसे अर्नव दिखाई दिया। अर्नव भी उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। काशवी, अर्नव, आप भी यहाँ? काशवी ने हैरानी से पूछा। कुछ काम था, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वही काम जो तुम अभी करके निकली हो। काशवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब, मैं भी रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने आया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल दिखाई। कल तुमने जो रिपोर्ट भेजी थी ना, उसी को देखकर मैं खुद यहाँ आने वाला था। फिर उसने हल्के अंदाज में कहा, मुझे लगा तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए सोचा मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ। काशवी हल्का सा मुस्कुराई। आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं? अर्नव ने कहा। प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम है, लेकिन अब तुम भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। काशवी कुछ नहीं बोली। अर्नव ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर आज भी थकान साफ थी। वैसे वह कुछ पल रुका। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काशवी ने उसकी तरफ देखा। अभी, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। काशवी ने अपनी घड़ी देखी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। कुछ देर बाद दोनों पास की एक शांत कॉफी शॉप में बैठे थे। शाम का वक्त था। कॉफी शॉप में ज्यादा भीड़ नहीं थी।
काशवी के सामने कॉफी रखी थी, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं था। अर्नव भी कुछ देर से चुप था, जैसे वह सही शब्द ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। काशवी, हम, अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। काशवी चुप रही। तुम अपने पापा को लेकर परेशान हो, घर की टेंशन है, हॉस्पिटल की चिंता है, और ऊपर से ये प्रोजेक्ट। उसने हल्की मुस्कान दी। मैं ये सब समझता हूँ, काशवी ने धीरे से कहा। थैंक यू, अर्नव ने सिर हिलाया। लेकिन मैं आज तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसका जवाब तुम्हें आज देने की कोई जरूरत नहीं है। काशवी थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई। क्या बात है? अर्नव ने कुछ पल उसके सामने रखी कॉफी को देखा, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम जानती हो, मेरी माँ के अलावा मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं है। काशवी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी काम में लगा दी। इस स्टूडियो को खड़ा करने में सालों लगा दिए। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। काशवी की आंखों में हल्की हैरानी उतर आई। अर्नव ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे साथ काम करते हुए मैंने तुम्हारी मेहनत देखी, तुम्हारी ऑनेस्टी देखी, तुम्हारा अपने परिवार के लिए प्यार देखा। और शायद वह कुछ पल रुक गया। शायद इसी दौरान मुझे तुमसे प्यार हो गया। काशवी बिल्कुल शांत हो गई। उसके हाथ कॉफी कप के पास ही रुक गए। अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बस अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखना चाहता था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से पूछा। काशवी, उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? काशवी की आंखें बड़ी हो गईं। अर्नव ने बहुत धीरे से कहा, विल यू मैरी मी? समय जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। काशवी उसे देखती रही। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ घूमने लगी। उसका परिवार, उसके पापा, अर्नव की दोस्ती, और फिर बिना चाहे उसके सामने एक और चेहरा आ गया। शिवाय। 2 साल पुरानी यादें उसके दिल के किसी कोने से बाहर आने लगी। वही इंसान जिससे वह आज भी नाराज थी, वही इंसान जिसे वह भूलना चाहती थी, लेकिन शायद दिल ने उसे कभी पूरी तरह भुलाया ही नहीं था। काशवी ने नजरें झुका ली। अर्नव उसकी खामोशी समझ गया। उसने तुरंत कहा, देखो, तुम्हें जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। काशवी ने उसकी तरफ देखा। तुम आराम से सोचो, अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पापा हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांगूंगा। काशवी की आंखें नम हो गईं। अर्नव, बस एक बात याद रखना, अर्नव ने कहा, तुम्हारा जवाब चाहे जो हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट हमेशा करूंगा। काशवी कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस धीरे से सिर झुका लिया। और उस पल, उसके सामने जिंदगी ने 2 अलग अलग रास्ते रख दिए थे। एक रास्ता था, एक ऐसा इंसान जो उसके दर्द को समझते हुए उसके साथ खड़ा था। और दूसरा रास्ता, एक ऐसा प्यार जिसे उसने कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं था। लेकिन काशवी को अभी ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे सिर्फ अपने दिल का फैसला नहीं करना था, उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच भी एक चुनाव करना था।